देखिए, जिंदगी की कोई भी कहानी हो, वो एक अकेले जीव से ही शुरू होती है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो एक इतने सारों में कैसे बदल जाता है और फिर ये सब मिलकर कुदरत का इतना बड़ा ताना बाना कैसे बुनते हैं। चलिए, आज जीव और जनसंख्या की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। एक अकेला जीव, भले ही ये जिंदगी की सबसे छोटी इकाई लगे, पर सच तो यह है कि यही वो नींव का पत्थर है जिस पर पूरे के पूरे इकोसिस्टम की शानदार इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि एक से अनेक तक का ये सफर आखिर होता कैसे है। देखिए, प्रकृति ने ना जिंदगी को कुछ खास लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आइए इस सफर पर हम साथ साथ चलते हैं। और इस पूरी पढ़ाई को, इस पूरी समझ को हम कहते हैं पारिस्थितिकी, या जिसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी जीव अकेला नहीं है। हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे से और अपने आसपास के माहौल से एक अनदेखे धागे से जुड़ा हुआ है। और इकोलॉजी बस इसी उलझे हुए खूबसूरत जाल को समझने की एक कोशिश है। पर फिर सवाल उठता है कि भाई, जिंदगी के इतने सारे रूपों को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। असल में कुदरत के पास इसके लिए एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का जो सबसे पहला लेवल है वो है एक व्यक्ति, मतलब एक अकेला जीव, जैसे कि ये खरगोश। ये अपनी दुनिया में, अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए रोजाना जद्दोजहद करता है। अब जरा सोचिए, जब एक ही तरह के कई जीव, जैसे कि बहुत सारे खरगोश, एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं एक जनसंख्या, यानी कि एक पॉपुलेशन। और ये खरगोशों का समूह सिर्फ एक झुंड नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक यूनिट है जिसका अपना बर्थ रेट है, डेथ रेट है और बढ़ने का एक अपना ही पैटर्न है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब एक ही जगह पर खरगोशों की पॉपुलेशन, हिरणों की पॉपुलेशन और दूसरी जातियों की आबादी एक साथ रहती है, तो वो सब मिलकर एक समुदाय यानी एक कम्युनिटी बनाती हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, इनके बीच की बातचीत की, इनके इंटरैक्शंस की। और आखिरकार जब ये पूरा का पूरा समुदाय अपने बेजान पर्यावरण से, मतलब पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, इन सब से जुड़ता है, तब जाके बनता है एक पारिस्थितिकी तंत्र, या कह लीजिए इकोसिस्टम। ये वो लेवल है जहां आकर जिंदगी और पर्यावरण बिल्कुल एक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एक पॉपुलेशन क्या होती है, पर हम इसकी स्टडी कैसे करते हैं? इसके लिए हम कुछ खास बातों पर ध्यान देते हैं। इन्हें आप एक तरह से पॉपुलेशन के हेल्थ इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। देखिए, किसी भी पॉपुलेशन की पूरी कहानी ना इन 5 चीजों में छिपी होती है। उसका आकार यानी साइज बताता है कि वो कितनी बड़ी है। घनत्व यानी डेंसिटी से पता चलता है कि जीव कितने पास पास रह रहे हैं। आयु वितरण से ये मालूम पड़ता है कि भाई उसमें जवान ज्यादा हैं या बूढ़े। और जन्म दर और मृत्यु दर, ये दोनों मिलकर ही तो तय करते हैं कि वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी या फिर वैसी ही रहेगी। और हाँ, ये जो सारी बातें हैं ना, ये फिक्स नहीं होती, ये समय के साथ बदलती रहती हैं, जो हमें एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर ले आता है, जनसंख्या वृद्धि और उसकी सीमाएं। तो सोचिए, एक पॉपुलेशन का जन्म होता है, वो बढ़ने लगती है, लेकिन क्या वो हमेशा के लिए बढ़ती ही रहेगी? क्या ग्रोथ के कोई लिमिट नहीं होती? कुदरत के पास इसका एक बहुत साफ जवाब है। और कुदरत का जवाब है नहीं, ग्रोथ हमेशा नहीं होती। और यही बात हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मेन मॉडल्स तक ले आती है। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो एक जे की तरह दिखती है। ये तब होती है जब कोई रोक टोक न हो और आबादी तेजी से बढ़े। और दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो एक एस की तरह दिखती है। ये असल दुनिया को दिखाती है, जहां साधन सीमित होते हैं और एक पॉइंट के बाद ग्रोथ धीमी हो जाती है। तो इसे ऐसे समझिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज यानी साधन अनलिमिटेड हों, बिल्कुल एक बेकाबू भागती हुई ट्रेन की तरह। वहीं दूसरी तरफ लॉजिस्टिक ग्रोथ तब होती है जब साधन कम पड़ने लगते हैं। ये उस कार की तरह है जो रेड लाइट देखकर धीरे हो रही है और आखिरकार रुक जाती है। लेकिन जैसा हमने कहा, पॉपुलेशन अकेले नहीं रहती, वो लगातार एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और यही इंटरैक्शन उनके वजूद को एक शक्ल देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रजातियां आपस में कैसे बातचीत करती हैं। सबसे पहला इंटरैक्शन है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ये तब होता है जब 2 अलग अलग प्रजातियां एक ही सीमित चीज के लिए लड़ती हैं,
जैसे खाना या रहने की जगह। इस लड़ाई में नुकसान दोनों का होता है, इसीलिए हम इसे माइनस माइनस साइन से दिखाते हैं। मतलब दोनों के लिए ही ये एक घाटे का सौदा है। फिर आता है शिकार। ये तो क्लासिक शिकारी और शिकार वाला रिश्ता है। जाहिर है शिकारी के लिए ये फायदेमंद है, तो प्लस, लेकिन बेचारे शिकारी के लिए तो ये नुकसानदायक है, इसलिए माइनस। परजीविता भी कुछ कुछ शिकार जैसा ही है, पर ये एक स्लो मोशन गेम है। इसमें एक जीव, जिसे परजीवी कहते हैं, दूसरे जीव यानी होस्ट के ऊपर या अंदर रहता है और धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचाता है। तो परजीवी के लिए प्लस और होस्ट के लिए माइनस। चलिए अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। सहजीवन यानी म्यूचुअलिज्म। इसमें दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है एक मधुमक्खी और एक फूल। मधुमक्खी को रस मिलता है और फूल का परागण हो जाता है, दोनों की जीत। इसीलिए ये है प्लस प्लस। और आखिर में है सहभोजिता। इसमें एक को तो फायदा होता है पर दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, न फायदा न नुकसान। जैसे व्हेल की पीठ पर चिपके हुए बार्नेकल्स। बार्नेकल्स को मुफ्त की सवारी और खाना मिल जाता है और उस विशाल व्हेल को तो पता भी नहीं चलता। तो ये रिश्ता हुआ प्लस जीरो। तो बढ़ने का दबाव, साधनों के लिए कंपटीशन, शिकारियों से बचने की जरूरत, ये सारी चुनौतियां मिलकर एक सवाल खड़ा करती हैं। आखिर जीव इन मुश्किलों का सामना करते कैसे हैं? और जवाब है अनुकूलन की शानदार कला के जरिए। अपने माहौल में अच्छी तरह से ढलने के लिए जीवों के पास मोटे तौर पर 3 तरीके होते हैं। पहला है व्यवहारिक, मतलब वो अपने बर्ताव को बदलते हैं। दूसरा है शारीरिक, यानी उनके शरीर के अंदरूनी सिस्टम में कुछ खास होता है। और तीसरा है संरचनात्मक, मतलब उनके शरीर की बनावट ही खास होती है। इसके कुछ कमाल के उदाहरण देखिए। व्यवहारिक, रेगिस्तान की लोमड़ी को पता है कि दिन में बहुत गर्मी होती है, तो वो अपना व्यवहार बदल लेती है और रात को शिकार करने निकलती है। शारीरिक, ऊंट का शरीर अंदर से ही पानी को बचाने के लिए बना है। ये एक अद्भुत इंटरनल प्रोसेस है। और संरचनात्मक, कैक्टस के पौधे को देखिए, उसका मोटा तना पानी जमा करने के लिए है और पत्ते कांटों में बदल गए हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो। क्या कमाल की बनावट है! तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस लगातार बदलती दुनिया में इन 3 ताकतों में से, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ, अलग अलग प्रजातियों के बीच का इंटरैक्शन, या फिर जिंदा रहने के लिए खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेने की कला, कौन सी ताकत है आने वाले समय में जिंदगी के भविष्य को सबसे ज्यादा शक्ल देगी? इस पर जरूर सोचिएगा।